ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा कैसे पता करेंगे कि मरीज़ को क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं? तो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है, और जब वो सांस लेते हैं तो वीजिंग साउंड आता है। रात में सोते समय वीजिंग साउंड आता है। खांसते समय बाद में फिर शॉर्ट ब्रेथ हो जाती है और उसके साथ वीजिंग। तो बेसिकली वीजिंग साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अस्थमैटिक पेशेंट। तो क्लिनिक में अगर डेंटल पेशेंट आया हो, हमने उसके पास हिस्ट्री ली है, तो वो कुछ मेडिकेशंस ले रहा होगा, क्योंकि अस्थमैटिक अटैक इन बिटवीन द एक्सट्रैक्शन और इन बिटवीन द ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो ये एक पैनिक अटैक होता है, पर डॉक्टर को इसमें, डेंटिस्ट को इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ब्रोंकियल अस्थमा में बेसिकली क्या होता है कि ये लंग्स हैं, ये ब्रोंकाई है, ये आगे डिवाइड हो जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता रहता है। जितनी ब्रांचेस होती जाती हैं उतनी डिवीजन हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी पे एल्वियोलाई अटैच होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज करते हैं। अब इस गैसियस एक्सचेंज पे और रेस्पिरेशन के लिए स्मूथ मसल्स की ज़रूरत होती है। तो जब लंग में कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ या कोई एलर्जी हुई, कोई एलर्जेंस आ गया, तो उसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स होती, यूजुअली नॉर्मली स्मूथ मसल्स का ल्यूमेन इतना होता है, इतना बड़ा होता है, और जब इसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इनका ल्यूमेन छोटा हो जाता है। तो जब ल्यूमेन छोटा हो गया, यहाँ पे फ्लूइड आ जाता है, म्यूकस आ जाता है, तो ल्यूमेन मसल्स का छोटा हो जाता है, तो इनमें एयर पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, कम। तो इस वजह से वीजिंग साउंड आता है, पैसेज बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। अब कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया, जैसे कि बांसुरी से हम जब कोई हवा निकालते हैं तो साउंड आता है, तो इसी तरीके से जब कंस्ट्रिक्टेड एरिया से कोई भी हवा पास होगी तो फिर वीजिंग साउंड आएगा, इसलिए वीजिंग साउंड आता है। और ये स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इसलिए ब्रोंको डायलेटर्स की ज़रूरत होती है। स्मूथ मसल्स जो ब्रोंकस के चारों तरफ होती हैं वो हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में। तो अगर डेंटल पे इन बिटवीन द ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्शन या कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट, आरसीटी या फिलिंग के टाइम अगर पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक आता है तो वो लंबी लंबी सांसें लेगा। किसी एलर्जी से भी अस्थमा 3 तरीके का होता है। एक होता है ऑक्यूपेशनल, दूसरा होता है नॉन ऑक्यूपेशनल, सीजनल किसी सीज़न पे होता है, तीसरा होता है नॉन एलर्जिक। ठीक है, तो जो ऑक्यूपेशनल है वो किसी जगह से हो जाता है कि वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हो, तो एलर्जी से हो गया। सीजनल और रीजनल किसी एरिया से रिलेटेड हो गया। और नॉन एलर्जिक एक्सरसाइज करने के बाद वीजिंग साउंड आ रहा है और अस्थमैटिक अटैक हो रहा है, तो ये बताए। अगर नॉर्मल खांसी आ रही हो, वीजिंग साउंड नहीं है, तो अस्थमैटिक अटैक नहीं है, थोड़ी देर बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। जो नॉन एलर्जिक होते हैं वो यूजुअली थोड़ा रेस्ट करने के बाद थोड़ा आराम मिल जाता है, उनके लिए अलग मेडिसिन होती हैं और इनके लिए अलग मेडिसिन होती हैं। तो जब ये अब कॉन्स्ट्रिक्टेड मसल से जब एयर पास होगी तो वीजिंग साउंड आएगा। तो ये हो गया। अब मेडिकेशन क्या देते हैं? अब डेंटल पेशेंट वाइल ट्रीटमेंट, अगर डेंटल मरीज आया है और उसको अस्थमैटिक अटैक आ गया है तो वो सांस लेने में दिक्कत करेगा, कफ करेगा, वीजिंग साउंड आएगा, शॉर्ट ब्रेथ आएगा, चेस्ट पेन बताएगा कि सीने में बहुत दर्द, जैसे लग रहा है कि कोई पत्थर रख दिया गया है सीने में, जो इस प्रकार की दिक्कतें वो बताएगा। तो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस हाइड्रोकॉर्टिसोन, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, हाइड्रोकॉर्टिसोन लगाना होता है 1.5 ml से 2 ml, 1.5 ml से 2.5 ml तक लगा सकते हैं आईवी फटाक से, तुरंत उसको काफ़ी आराम मिल जाएगा। उसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट करेंगे किसी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके। तो अब ये भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि हॉस्पिटल में क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे सबसे पहला ऑक्सीजन देते हैं, 100% ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरा देते हैं नेबुलाइजेशन सॉल्ब्यूटामॉल का देते हैं। सॉल्ब्यूटामॉल में नॉर्मल सलाइन ऐड करते हैं, 0.5 सॉल्ब्यूटामॉल और 0.5 ही नॉर्मल सलाइन होता है। इन दोनों को ऐड करके नेबुलाइजेशन आईसीयू में करते हैं। तो ये चीज़ें तो तुरंत शुरू हो जाती हैं। तीसरा क्या होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन आईवी देते हैं। इतना करने के बाद भी अगर मरीज स्टेबल नहीं है तो फिर अमाइनोफाइलिन देते हैं। इतना करने के बाद यूजुअली पेशेंट स्टेबल हो जाता है और उसके बाद फिर उसको कुछ दिन रख के और लॉन्ग टर्म मेडिकेशन दे देते हैं, जैसे कि कुछ पंप देते हैं
वो जो अस्थमेटिक पंप होते हैं फॉर्मेटिरॉल, उसमें मेडिसिन होता है। तो ये हो गया इनका कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, कितने तरीके का होता है। अगर डेंटल पेशेंट डेंटिस्ट्री में अगर आ गया दिक्कत तो क्या, इसीलिए पास हिस्ट्री भी लेना ज़रूरी होता है कि किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, और कभी आपको कोई अस्थमेटिक अटैक तो नहीं पड़ा है, या कोई दिक्कत तो कभी नहीं हुई। इस तरीके से हर प्रोसीजर से पहले एक यूजुअल हिस्ट्री लेनी होती है। अगर मान ली इस तरीके की कंडीशन आ गई इन बिटवीन द ट्रीटमेंट, तो आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है। तीसरी बात, क्वेश्चन ये तो हो गया एक ओवरव्यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसका क्या है। तो और इसके क्लासिफिकेशन भी आ चुका है कि इसमें कि ज़र्फी ल्यूकस्ट या मॉन्टी ल्यूकस्ट ये किस किस में आता है। तो लेट्स टेक ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन। ब्रोंकियल अस्थमा, तो बी एल सी एंड एम, यस, BCLM। BCLM ये आप बहुत आसानी से किसी के भी नाम से निमोनिक आराम से बना लेंगे, इसमें कोई टफ बात नहीं है। तो और ये इसी अल्फ़ाबेट ये ब्रोंकियल अस्थमा में ही आ रहे हैं। तो बी फॉर होता है ब्रोंकोडायलेटर, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब इसमें आता है, पहला आता है सिम्पैथोमामेटिक्स, दूसरा आता है मेथिलजैंथीन, SMA। फॉर होता है एंटीकोलिनर्जिक्स। इसके एग्जांपल्स हैं सॉल्ब्यूटामॉल, फॉर्मेटिरॉल। एम से मेथिलजैंथीन में अमाइनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, मेथिलजैंथीन TH उसमें भी आ रहा है, इसके एग्जाम्पल में भी TH आता है। एंटीकोलिनर्जिक्स में NTI, ये मुझे नहीं याद हो रहा था, हो सकता है इसे आपको भी भूल जाए। तो NTI से आएगा आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। अब उसके बाद C आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। भैया ये तो ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो तरीके से होते हैं, एक होता है सिस्टमिक, एक होता है इनहेलेशनल। तो सिस्टमिक में तो सभी को पता है प्रेडनिसोलोन आता है, और इनहेलेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्लोमेथासोन, बी फॉर, और बी से ही है ब्यूडिसोनाइड। ब्यूडिसोनाइड बहुत चलता है। बैक्लोमेथासोन, ब्यूडिसोनाइड तो मेन ड्रग, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है कि ब्यूडिसोनाइड और फॉर्मेटिरॉल ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है कि ये सबसे पहले मरीज को देना होता है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बाद एल फॉर आता है ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स में तो कुछ भी नहीं है। ल्यूकोट्राइन्स में वही ज़र्फियोल्यूकस्ट एंड मॉन्टील्यूकस्ट। ये कभी भी आप देखेंगे जब भी आपको खांसी बुखार या ज़ुकाम हुआ है तो पेशेंट डॉक्टर आपको काफ़ी प्रिस्क्राइब किया होगा। अगर आप किसी भी जैसे कि डी कोल्ड नहीं, कौन सा है वो, मॉन्टेर LC उसमें होता है। और भी जो खांसी ज़ुकाम वाली दवाएं होती हैं, कभी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए तो खांसी ज़ुकाम की आपने बहुत बार दवा खाई होगी, बस कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो उसमें होता है ल्यूकोट्राइन्स, उसमें वो होते हैं मॉन्टील्यूकस्ट एंड ज़र्फिल्यूकस्ट। और तीसरा होता है एम फॉर मास्ट सेल इनहिबिटर्स। तो एम से है तो एन से ये शुरू होता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफिन। ये कीटोटिफिन है। एम से है MNK। एम से एन, जहाँ पे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आया कीटोटिफिन अपने यहाँ पे याद हो जाएगा। इसको याद करने के लिए 4-5 नहीं 5-6 बार लिखना रहेगा, थोड़े थोड़े अंतराल पे। इसे लिखने इसे याद करने के लिए 5-6 बार लिखना होगा, और 5-6 बार गैप कर करके लिखना होगा, तो याद हो जाएगा। बाकी इसके निमोनिक भी बता दिए हैं। और इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये किस कैटेगरी का है, ये पूछ लेते हैं। और दूसरा मतलब स्ट्रेट क्लासिफिकेशन से पूछा है, और ब्रोंकियल अस्थमा का ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, और हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग ऑफ चॉइस है, और एक क्वेश्चन ये है जो इन्होंने 2019 का डायरेक्ट क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट अस्थमेटिक अटैक। तो अमाइनोफाइलिन IV देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन तो ड्रग ऑफ चॉइस है, तो सबसे पहले 100% ऑक्सीजन देते हैं। इनहेलेशनल क्रोमोग्लाइकेट नहीं देते हैं, क्योंकि इनहेलेशनल में तो सॉल्ब्यूटामॉल देते हैं ना, क्रोमोग्लाइकेट नहीं देते हैं। और कुछ छूटा हो तो देख लूँ मैं एक बार। क्लासिफिकेशन में एक थोड़ा सा ये है कि दैट्स इट आई थिंक, यस। ब्यूटिसनाइड ये तो बता दिया, ब्यूटिसनाइड। और ये फर्स्ट लाइन ड्रग हैं, ये फर्स्ट लाइन ड्रग हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं। और सॉल्ब्यूटामॉल से क्विक रिलीफ मिलता है। थियोफाइलिन एडजुवेंट की तरह यूज़ होता है। आइपरोट्रोपियम ब्रोमाइड भी अमाइन, जब कुछ नहीं काम करता तब आइपरोट्रोपियम ब्रोमाइड दिया जाता है। और दैट्स इट आई थिंक। So hope it's clear. Like and subscribe my channel to boost your preparation.